गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। एक्चुअली स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स का कॉन कॉल में काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर इन फॉर्म ऑफ अ पोस्ट, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो लेट स्टार्ट। तो स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। मेरे कुछ नोट्स मेरे फ़ोन में हैं और कुछ कॉपी में हैं, तो मैं बीच बीच में दोनों को देख देख के आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छे से अपने पूरे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने जो एक नॉर्मल स्मॉल स्मॉल स्केल प्लेयर से वो लोग पूरे कॉर्पोरेट फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिक्रूटमेंट किए हैं। जैसे कि उन्होंने ऑडिट्स वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट किया है, एक्सपोर्ट डिवीज़न के लिए रिक्रूटमेंट किया है, इंडियन बिजनेस के लिए सेल्स वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट किया है। तो इस तरह से वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे उन्होंने सबसे पहले तो फोकस करते हैं हम लोग इस एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट पर उन्होंने बोला है कि बेसिकली दो चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। एक तो दुबई में वहाँ पे वो इंडियन डायस्पोरा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने दुबई में ऑफिस खोला है। तो वहाँ पे वो अच्छा ट्रैक्शन है। एट द सेम टाइम उन्होंने एक रिसेंट बिजनेस अपने अपडेट में भी बताया था कि उन्हें एक मलेशिया से 200 केजी का ऑर्डर मिला है। सो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उन्हें अभी 60 केजीज़ का ऑर्डर मिल रहा है। वो धीरे धीरे फिनंशियल ईयर 26 में वो बढ़ के 60 से 200 केजी तक जाएगा। सो दिस इज़ ऑन द एक्सपोर्ट पार्ट। और प्लस अभी एक्सपोर्ट का जो सेगमेंट है वो 8% कंट्रीब्यूट करता है उनके रेवेन्यू में। तो इसको धीरे धीरे वो लोग बढ़ा के आई थिंक 20% तक लेके जाना चाहते हैं। तो वो 2027 तक होगा। हाँ, दे आर एमिंग टू टेक इट टू 20% वॉल्यूम बाई FY27। सो ये तो पहली चीज़ हो गई। नाउ दूसरा चीज़ है मैनेजमेंट। अच्छा, बिजनेस आउटलुक पे बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली ऐसा देखा गया है, जैसे सेंको की भी कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ था कि FY25 में लगभग 30% गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। सो मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो दो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं। एक तो लोगों का जो प्रेफरेंस होता है वो डायमंड ज्वेलरी के तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप उसी रेट में स्टडीड पोर्शन वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं। तो एक तो वो हुआ है, तो डायमंड के सेल्स बढ़ गए हैं। तो मैनेजमेंट भी ये टारगेट कर रही है। अभी इनका जो डायमंड का पोर्टफोलियो है वो लगभग 1% ऑफ देयर पोर्टफोलियो होता है। तो इसको ये लोग धीरे धीरे 4% की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ हुआ है कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उसमें देर इज़ अ डिक्रीमेंट, लाइक नॉट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी बट इन जनरल द ट्रेंड इज़ की वॉल्यूम ग्रोथ में कम हुआ है, बट वो कंपनसेट हो गया है वॉल्यूम ग्रोथ में। तो जो अभी Q4 था तो उसमें अक्षय तृतीया वगैरह के कारण, तो अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल और इन्वेंट्री साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आई थिंक लगभग 60 to 70 डेज़ हो गया था। तो जस्ट लेट मी सी, हाँ लगभग 72 डेज़ हो गया था। बट मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ऑलरेडी इन Q1 ऑफ FY26 अभी मई के महीने में वो घट के वापस 60 पे आ गया है। और एक कॉन्शियस सबका अटेम्प्ट है पूरे मैनेजमेंट का कि वो उस पूरे चीज़ को घटा के बिलो 50-55, मतलब 50 to 55 उनका टारगेट है। बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि देयर इज़ इनफ स्कोप टू टेक इट बिलो 50 एज वेल। तो और इन्होंने इसी लाइन में बोला है कि जो कैश फ्लो है इसको ये लोग पॉजिटिव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ FY27। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा हाँ, अब इनका इस B2B सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक चीज़ देखा गया है कि ये इंडिया में सेकंड प्लेयर है। इनसे बड़ा प्लेयर एक B2B सेगमेंट में है जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो लोग की जो कैपेसिटी लगभग 4 to 5 टन्स पर मंथ की है। तो अभी तो इसका एक लगभग कितना अराउंड 600 to 700 के बीच में, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, तो उसके आसपास करता है। तो जो कि टारगेट इनका 1000 टन तक लेके जाने का है। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि डिस्पाइट द स्मॉलर साइज़, जो इनके एम्प्लॉई कॉस्ट हैं उसके अलावा जो अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये लोग एट अ लोअर कॉस्ट अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर पाते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग अपना केपेक्स एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं, जो कि FY27 के एंड में आएगा, जो कि 4.5 टन का है, जिससे इनकी कैपेसिटी अप्रॉक्स 1 टन से 4.5 टन तक हो जाएगा। दैट इज़ लाइक 4 to 5x इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इन्होंने ये भी बोला है कि इनके जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो डिस्पाइट मतलब मार्जिन्स जो है वो भी इनके हाई हैं। कैसे? बिकॉज इनके जो मार्कअप कॉस्ट होते हैं वो मार्कअप जो रखते हैं वो लाइक 100 रुपीज़ है, उस पर अगर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो मार्कअप भी है वो भी कम है। तो इन सभी चीज़ों के कारण इनका जो बेसिकली ओवरऑल मार्जिन्स वगैरह होता है वो इंप्रूव होता है करंट। अच्छा मार्जिन इसी, हाँ तो मार्जिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्जिन्स पे इन्होंने बोला है कि करंटली अगर आप देखेंगे तो इनका EBITDA मार्जिन है वो आई थिंक कितना 6.3 के आसपास है। जस्ट लेट में, आई थिंक 5.7 है।
हाँ, EBITDA मार्जिन का करंटली 5.7 है, जिसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं FY27 के एंड में 6.2 से 6.3% पे करने का। सिमिलरली जो इनका पैट मार्जिन है वो लगभग 3.7% का है, जो कि FY26 के एंड में 4% और उसके बाद 4.5% पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन दूसरा चीज़, एक और चीज़, इनका जो मेन फोकस है वो एडवांस गोल्ड पे है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक अ जॉब वर्क वाला डिवीज़न है, जहाँ पे इनको गोल्ड की इन्वेंट्री अपने क्लाइंट से मिल जाती है, और बस इनको वो लाइक ज्वेलरी बना के इनको अपने क्लाइंट को सप्लाई करना होता है। तो अभी जो एडवांस गोल्ड का इनका शेयर है वो लगभग 5% के आसपास है। तो इसको ये लोग FY26 में 7.5% करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सॉरी 26 में 7.5 करेंगे, 27 में 10% करेंगे, और FY30 के एंड तक इसको 30% करने का पूरा टारगेट रख रहे हैं ये लोग। हाँ, एक GML पे बात कर लेते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द लास्ट क्वार्टर की भाई GML के रेट बढ़ गए हैं ड्यू टू द लेसर सप्लाई ऑफ गोल्ड इन द मार्केट। तो उसके कारण ये कंपनी कह रही है कि लगभग 8 to 9% उनका GML का रेट पहुंच गया था, बट अभी वो लाइक अगेन लिक्विडिटी बढ़ गई है मार्केट में, तो अगेन जो गोल्ड की सप्लाई है वो वापस मार्केट में आ गई है, तो GML के रेट्स वापस घट रहे हैं। इस कंपनी ने एक अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने क्या किया, जब ये गोल्ड के रेट्स में GML के रेट्स बढ़ रहे थे, तो इन्होंने GML से प्रोक्योर करना कम कर दिया था, तो वहाँ से भी इनको फ़ायदा हुआ है। और अभी जब प्राइसेस वापस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो ये बैक टू द ट्रैक जा रहे हैं, और मतलब वापस अपने ये GML की तरफ वापस बढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ Q2 और Q1 के एंड में। तो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सो लेट अस सी एनी अदर पॉइंट दैट इज़ लेफ्ट। ये मलेशियन ऑर्डर का मैंने बोल दिया है, कैपेसिटी एक्सपांसन का भी बोल दिया है, ये मैंने फ्रूगलिटी के बारे में भी बोल दिया है। अच्छा हाँ, क्लाइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी हर कॉन कॉल में आती है और नए नए क्लाइंट्स को ऐड करते रहती है, तो इन्होंने ऑलरेडी कैरेटलेन, कल्याण, इन सभी को तो ऐड किया हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने बोला है कि इन्होंने रिलायंस को भी ऐड कर लिया है, तो वहाँ से भी रेवेन्यू सेगमेंट आने लग जाएगा। और दूसरा बात है कि जैसे इंडिया में जो एक शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो अभी अप्रॉक्सीमेट लगभग ऑलमोस्ट 60% रिटेल में ये ऑर्गेनाइज के पास है, और अगर आप B2B को देखेंगे तो लगभग 70-80 आई थिंक 80% के आसपास आपका अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। तो ये कंपनी क्या कर रही है, बोथ इन टर्म्स ऑफ मिड साइज प्लेयर्स एज वेल एज इन द स्मॉल साइज प्लेयर्स, ये वैसी कंपनी को टारगेट कर रही है जिनका खुद का केपेक्स हो जाता है। एक जनरल कोई न्यूज़ आर्टिकल वगैरह यहाँ पे कहीं भी पॉइंट था कि जितने स्टोर्स ज्वेलरी कंपनीज में लास्ट 6-7 ईयर्स में खोले हैं, उतना वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में खोलने की कोशिश कर रही है। तो दिस सोच कितना ज़्यादा ग्रोथ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो इसी तरह से इन्होंने कुछ एक हैदराबाद की कंपनी को भी मतलब ऑन बोर्ड किया है, उसका नाम मॉडे करके कुछ था, तो दैट आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने इसीलिए और इसी चीज़ को टारगेट करते हुए इन्होंने एक अंधेरे में अपना एक डिज़ाइन स्टूडियो खोला है, जहाँ पे ये लोग अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर लोकेशन इज़ द मेन एरिया फॉर द ज्वेलरी मार्केट, तो इन्होंने वहाँ पे खोला है। सो और आदित्य बिरला को इन्होंने ऑलरेडी अक्वायर कर ही लिया है, रिलायंस को अक्वायर कर लिया है, PNG इनका क्लाइंट है ही, कैरेटलेन है ही, तनिष्क इनका क्लाइंट नहीं है अभी तक, ठीक है। ओके, सो इसके अलावा कोई और पॉइंट जॉबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक और चीज़ जो दुबई वाला है, लाइक वाई दे आर फोकसिंग, एक और एडवांटेज होता है दुबई वाले सेगमेंट से, क्योंकि जो दुबई में है वहाँ पे जो बिकॉज दैट इज़ मतलब लाइक लिक्विडिटी मार्केट है, जहाँ पे गोल्ड पूरी दुनिया से आता है, तो वहाँ पे गोल्ड की सप्लाई जाता है, तो वहाँ पे जो गोल्ड के रेट्स होते हैं वहाँ पे इनको लगभग कितना, हाँ लगभग $10 का फ़ायदा होता है। तो वो लोग गोल्ड से क्या कर, वहाँ दुबई से क्या करते हैं, दुबई से गोल्ड प्रोक्योर करके अंधेरी मतलब लाइक मुंबई इनके ऑफिस में लेके आते हैं फैक्ट्री में, तो वहाँ पे वो बनता है और वापस एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर इंडियन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक दैट इज़ फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, तो वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। तो इस तरह से इनको लगभग $10 का फ़ायदा होता है, तो $10 का फ़ायदा होता है। तो और इसमें कोई टैक्स के इम्प्लीकेशंस भी नहीं आते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस डन बाय द लार्ज प्लेयर्स। सो वहाँ पर कोई टैक्स की इम्प्लीकेशंस नहीं है, तो एट द सेम टाइम इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। एंड एनीथिंग एल्स, लेट मी सी। हाँ, इन्होंने गाइडेंस पहले 7,200 या 400 का था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 7,600 कर दिया है। और एक और चीज़ है, जब उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है तो इन्होंने जो गोल्ड की प्राइसेस है, जो कि अभी लाइक ऑलमोस्ट 90 to 1 लाख के आसपास टच हो गई थी, बट अभी जैसे जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी चीज़ें वापस नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस अगेन नॉर्मल हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए इन्होंने बट स्टिल इन्होंने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इन्होंने गोल्ड के प्राइस को 90,000 पे फ्लैट माना है। तो बेसिकली वहाँ पे वो लोग वैल्यू ग्रोथ नहीं दिख रहे हैं गोल्ड में। तो उसके बावजूद एज एन वन ये लोग अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, एडवांस गोल्ड वाले सेगमेंट को बढ़ाएंगे, इन्वेंट्री लॉसेस को कम करेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल्स में फोकस करेंगे,
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इन्होंने लगभग 7,000, और जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, इसके पहले स्टार मंगलसूत्रा और स्पार्कलिंग चेन्स था, तो उन दोनों को एक्वायर किया है। और एट द सेम टाइम इन्होंने एक बैंगल्स की कंपनी एक्वायर की है जो कि मुंबई बेस्ड है, उसका नाम है गना। तो इस तीनों चीज़ से जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इनका, वो अप्रॉक्सीमेट 70-75% पहुँच गया है। तो और आई थिंक पहले इनका मार्केट 40-50% के आसपास था। एग्जैक्ट फिगर मैंने ट्विटर वाले पोस्ट में शेयर किया था। तो ये है, और करंट कैपेसिटी जो इनकी है लगभग 650 से 700 kg पर मंथ की है। इसको ही बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी एक ग्रोथ लीवर आएगा। तो ग्रोथ लीवर्स तो बहुत सारे हैं इस कंपनियों में। तो हाँ, और जो केपेक्स का प्लान है वो ये लोग एट द एंड ऑफ Q1 FY26 में बताएंगे सब कुछ। सो दैट इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड। आई डोंट थिंक एनी अदर पॉइंट इज लेफ्ट। सो मोर और लेस देर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस कंपनी विच आई कैन पॉइंट आउट ऑलरेडी। अब दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो इन्होंने मतलब अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो दो चीज़ों पे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। एक तो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे, जैसे कि वीडियो डिटेल ने कहा था कि द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग अस इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। सो इस कंपनी को हमें ट्रैक करते रहना है। कंपनी में बहुत अच्छे ग्रोथ लीवर्स है, और ज्वेलरी सेक्टर तो वैसे भी डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, और दैट टू इवन इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट जो B2B वाला पार्ट है, वहाँ तो चूँकि अनऑर्गेनाइज का सेगमेंट और ज़्यादा है, लाइक मतलब देर आर मोर अनऑर्गेनाइज प्लेयर, तो वहाँ पे तो इसको और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दैट इज़ ओके। और एंड प्लस ये तो अच्छा कर ही रहा है, केपेक्स प्लान सही, एग्रेसिवनेस दिखता ही है, जेन्युइननेस दिखता ही है मैनेजमेंट में। सो अगेन द ओनली थिंग इज टू कीप ट्रैकिंग द बिजनेस। और अगर वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो दैट इज़ वेरी फेयरली ईजी टू कैलकुलेट, वो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल नॉट गो इन टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। सो अगर आप देखेंगे तो 7,600 का रेवेन्यू टारगेट है इनका FY27 में, ठीक है। और आई थिंक FY26 के एंड में लगभग 5,400 का है। सो अगर मोरलेस आप देखेंगे तो लगभग 50-55% के आसपास का इनका रेवेन्यू टारगेट्स है, और पैट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहा है। सो दैट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल गुड, दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। I will improve as and when I make more video. So there was a lot of point to discuss. That's why I thought of making a video. So let us see. Let's see. Thank you.